विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुहे यद्भद्रं तन्नो आसुहे। ओम। धीरे से सभी योग साधक अपने हाथों को रफ कर कर आंखें खोल ले। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में हम लोग टाइप ऑफ रिसर्च को विस्तार से लास्ट कक्षा में देख रहे थे। कुछ दिन कक्षा विराम रहा क्योंकि व्यस्तता इधर भी थी, आप लोगों के साथ भी रही होगी। पुनः फिर अपनी स्टार्ट करते हैं इसी मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो रही होगी। जी सर। अभी तक हम लोग यदि देखें तो टाइप ऑफ रिसर्च में लास्ट कक्षा में हमने मेनली ऑन द कंसेप्ट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट ये रिसर्च देखी थी। क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट, यानी कि अवधारणा के आधार पर जो रिसर्च है वो दो टाइप की है, वैचारिक अनुसंधान और अनुभव सिद्ध अनुसंधान, अर्थात कॉन्सेप्चुअल रिसर्च और एम्पेरिकल रिसर्च। तो एम्पेरिकल रिसर्च जो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च थी वो होता क्या है, जब किसी फेनोमेना के कॉन्सेप्ट के बारे में बेसिक जानना हो, यदि किसी का कॉन्सेप्ट जानना हो उस समय इस वैचारिक अनुसंधान को अप्लाई किया जाता है। मोस्टली ये रिसर्च जो है दार्शनिक प्रयोग करते हैं, जो फिलोसोफर्स होते हैं उन लोगों के द्वारा प्रयोग की जाती है, जिसमें कि अलग अलग विचारधाराएं यानी आइडियोलॉजीज कॉन्सेप्चुअल रिसर्च का एग्जाम्पल हैं कि अलग अलग विचारधाराएं जो आइडियोलॉजीज लोगों की जो होती हैं दार्शनिकों की, वो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च का ही एक एग्जाम्पल है। अब होता क्या है कि फंडामेंटल रिसर्च में जो थ्योरी बनाई उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसे कॉन्सेप्चुअल रिसर्च कहते हैं, यानी उसमें सुधार लाना है तो उस वक्त ऐसे सिद्धांत या ऐसी विधि जो प्रयोग की जाती है वो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होती है। होता क्या है कि इट इज जनरली यूज्ड बाय फिलोसोफर्स, हमने ऊपर भी देखा कि दार्शनिक और थिंकर्स के द्वारा ये यूज की जाती है टू डेवलप न्यू कंसेप्ट, यानी नए विचारों को या नई अवधारणाओं को डेवलप करने के लिए, और थ्योरी टू रीइंटरप्रेट द एग्जिस्टिंग कंसेप्ट, जो है थ्योरी अपने पास उसे रीइंटरप्रेट उसे डिफाइन करने के लिए और या फिर नई अवधारणा को उत्पन्न करने के लिए या उसका विकास करने के लिए ये रिसर्च की प्रयोग की जाती है। दूसरी रिसर्च है एम्पेरिकल रिसर्च, जो ओनली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, जो कि ये जहाँ भी यदि परीक्षा में आपके सामने अनुभव सिद्ध या अनुभव की बात आएगी तो वहाँ पर आप एम्पेरिकल रिसर्च अर्थात अनुभव सिद्ध अनुसंधान को मार्क करेंगे। इस अनुसंधान में होता क्या है, शोधकर्ता परिकल्पना तैयार करता है, हाइपोथेसिस जिसे कहते हैं, और अपनी हाइपोथेसिस को सत्य या असत्य प्रूव करने के लिए क्या करता है, वो डेटा इकट्ठा करता है और फिर उस डेटा पे क्या करता है, empirical research relies on experience alone the often without due regard to an idea or theory। होता क्या है कि अपनी जो थ्योरी है उसको दिमाग में रखते हुए अपने एक्सपीरियंस के आधार पे वो रिसर्च करना शुरू करता है। तो यानी कि जो थ्योरी है वो लेकर के चलनी है और अपने एक्सपीरियंस के आधार पे जो रिसर्च की जाएगी अनुभव सिद्ध वो एम्पेरिकल रिसर्च होगी। So it is a data-based research coming up with conclusions which are capable of being verified by observation or experiment। तो इसे एक्सपेरिमेंट टाइप भी रिसर्च कह देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रयोग हो रहा है, प्रयोगात्मक है, प्रयोगात्मक रिसर्च भी इसे लोग कहते हैं और विद्वानगण बोलते हैं। तो यदि क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस रिसर्च को
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? मेरी आवाज और स्क्रीन चल रही है? जी सर जी। आपका एम्पेरिकल। आंसर क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल को ना सर? यदि कहा जाए, आपको ऑप्शन दिए जाएं, निम्नलिखित में से किस रिसर्च को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के नाम से या रिसर्च की तरह भी जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा एम्पिरिकल। एम्पिरिकल। एम्पेरिकल। एम्पिरिकल रिसर्च। वेरी गुड। होता क्या है एक्चुअली, इसमें होता क्या है, इसमें ओरिजिनली फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट किया जाता है। फर्स्ट हैंड डाटा से तात्पर्य है कि जिस डेटा पे एक ही बार काम हुआ है, एक ही व्यक्ति ने काम किया, एक ही रिसर्चर ने काम किया, ठीक है, इस टाइप का डाटा लिया जाता है। और फिर उसमें इसे फील्ड वर्क यानी क्षेत्र कार्य बेस्ड रिसर्च भी कहते हैं। लेकिन देखिए, एक ऊपर नाम आया था एक्सपेरिमेंटल टाइप रिसर्च भी बोल देते हैं। और यदि क्वेश्चन एक और उत्पन्न हो जाए कि फील्ड वर्क टाइप, फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च कौन सी है, कार्य क्षेत्र से या क्षेत्र कार्य से जुड़ी हुई रिसर्च कौन सी है, तो वो आपका आंसर होगा एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल। एम्पेरिकल। जैसे कि हम पीएचडी स्कॉलर होंगे, आप सभी नेट जेआरएफ के बाद रिसर्च स्कॉलर होंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो शुरू में जो भी हम अध्ययन करेंगे, या ये कहें जिसे कोर्स वर्क कहें, या हमारी शोध समस्या जुड़ने से पहले, मिलने से पहले हम उस पर अध्ययन कर रहे हैं, तो वो अध्ययन कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल रिसर्च की तरह माना जाएगा। और वहीं जहाँ पीएचडी की जब हम अंतिम चरण में चल रहे होंगे कि हमारी पीएचडी, हमारी जो रिसर्च थी, जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है, उसके अंतिम चरण पे हम चल रहे हैं, उसका परिणाम, उसका निष्कर्ष निकल चुका है, वो जो स्टेज होगी, उस स्टेज में ज़्यादातर वो एम्पेरिकल रिसर्च की स्टेज कही जाएगी। ठीक है, आज जो स्टार्ट होनी है बड़ी ही महत्वपूर्ण रिसर्च, एक्शन रिसर्च। और एक्शन रिसर्च में, एक्शन रिसर्च को आपको बता दिया जाए कि जो एक्शन रिसर्च है वो सर्कुलर रिसर्च के नाम से भी जानी जाती है। सर्कुलर से तात्पर्य है एक गोल चक्र, यानी एक चक्र में घूमने वाला। ठीक है, तो क्रियात्मक अनुसंधान, इसका हिंदी अर्थ क्रियात्मक अनुसंधान। इसे कर्ट लेविन ने 1940 में सबसे पहले यूज किया था। इसको सबसे फर्स्ट टाइम इस एक्शन रिसर्च का प्रयोग किया किसने? कर्ट लेविन ने। तो कौन सी ईयर में? 1940 में। और वहीं एक हैसले साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इसकी डेफिनेशन दी। हैसले साइंटिस्ट ने इसकी डेफिनेशन दी। तो इसमें होता क्या है कि मौलिक समस्याओं का अध्ययन करके, जो मौलिक मूलभूत समस्याएं हैं उनका अध्ययन करके नवीन तथ्यों की खोज करना, कुछ नए तथ्यों की खोज करना तथा नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, ये इस रिसर्च के अंतर्गत आता है। जो पुराने मौलिक समस्याएं हैं, जो मूल समस्याएं हैं, उनका अध्ययन किया जाए, उसके बाद नवीन तथ्यों की खोज की जाए या फिर नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन इस रिसर्च में किया जाता है। होता क्या है कि ये एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जो कि मानव ज्ञान में वृद्धि करती है। मानव ज्ञान में वृद्धि ज्यादातर सारी रिसर्च करती है, बाकी उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। तो कुल मिलाकर के ये मानव ज्ञान की वृद्धि के लिए एक्शन रिसर्च, और एक्शन रिसर्च का जो प्रयोग होता है वो इमीडिएट प्रॉब्लम, जैसे तत्काल समस्या कोई है उसके समाधान के लिए वहां पे भी, वहां एक्शन रिसर्च का या क्रियात्मक रिसर्च का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिस तरह होता क्या है, जिस समस्या का समाधान प्रकृति में है उसकी चिंतनशील समीक्षा करना। जो जो समस्याएं हैं उनके समाधान भी प्रकृति में हैं, उन्हीं की समीक्षा करना है, उन्हीं की चिंतन करना है, उसका क्या समाधान है, जो छिपा हुआ समाधान है उसे खोज के निकालना है, लोगों के सामने जो उजागर नहीं है। ठीक है, अब समस्या का समाधान करने वाली प्रक्रियाओं में कैसे सुधार एवं संशोधन किया जा सकता है, जो प्रक्रिया है जिससे जो प्रॉब्लम है या जो समस्या है उसका समाधान किया जा सके, उसमें क्या संशोधन, कैसे क्या सुधार किया जाए। ठीक है,
तो ये सारा का सारा कार्य इसी एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आता है। और इसके प्रोसेस देखें तो प्रोसेस जो है एक्शन रिसर्च के, जैसा कि इसे सर्कुलर रिसर्च नाम दिया गया था, तो इसमें ये सारे स्टेजेस, जैसे प्लानिंग स्टेज, कोई नियोजन किया जाता है, कोई प्लान किया जाता है। फिर एक्टिंग स्टेज, क्रियान्वयन सोपान वहां पे फिर यूज किया जाता है। फिर उसके बाद डेवलपिंग स्टेज आता है, विकासोन्मुख सोपान जिसे कहते हैं। और रिफ्लेक्टिंग स्टेज जिसे चिंतन चरण कहते हैं। जिसे आगे अच्छे से समझे हैं तो सबसे पहले जैसे हम कोई भी समस्या हमारे सामने है, ठीक है, वो समस्या हमने ली, तो उस समस्या के विषय में क्या करते हैं, हम प्लान तैयार करते हैं। प्लान तैयार होगा कैसे इससे छुटकारा पाया जा सके, कैसे इससे निजात मिल सके, प्लान तैयार होगा फर्स्ट नंबर पे। जैसे ही प्लान तैयार होगा फिर उस पे एक्शन लिया जाएगा, उसे एक्शन लिया जाएगा, उसे एक्टिंग बोलते। एक्टिंग अगला स्टेप होगा। फिर उसके बाद जो एक्शन लिया उसके बाद डेवलपिंग और ऑब्जर्व किया जाएगा, जो विकास होगा उसका फिर ऑब्जर्व करना है उसे। प्लान किया, एक्शन लिया, अब एक्शन के बाद क्या उसका प्रभाव रहा उस एक्शन का, उसे ऑब्जर्व किया, उसमें क्या विकास हुआ, जो समस्या थी उससे छुटकारा हो पा रहा है कि नहीं, ये चीज। फिर इसके बाद जो अगला होगा रिफ्लेक्टिंग एंड फीडबैक, जब जो समाधान हुआ या जो निष्कर्ष निकला उसका फीडबैक क्या है, उसके रिफ्लेक्टिंग क्या निकली, क्या फीडबैक आया, ये चीज होगी। यदि इसमें भी फिर सुधार करने की आवश्यकता होगी तो खटाक से फिर क्या होगा, फिर पुनः प्लान किया जाएगा और उसी में वो प्लान, और प्लान के बाद फिर एक्शन लिया जाएगा कि अभी ये और होना चाहिए था। होता है ना, हम लोगों ने ज्यादातर देखा होगा जो बीएड वाले स्टूडेंट रहते हैं उनके अंदर एक, उनके सिलेबस में एक माइक्रो टीचिंग नाम का एक पाठ्यक्रम जोड़ा जाता है। उन्हें माइक्रो टीचिंग करनी होती है। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, सेम यही चीज होता है। उन्हें उनके पास एक टॉपिक दिया जाता है और वो उस टॉपिक पे लेसन प्लान तैयार करते हैं और उस प्लान को तैयार करने के बाद वो अप्लाई करते हैं बच्चों को, या फिर स्वयं अपने ग्रुप को उसके सामने वो प्रेजेंट करेंगे, पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद डेवलपिंग और जो ऑब्जर्वर रहेंगे उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे और क्या उसका इफेक्ट आया। फिर दोबारा फिर वो खुद भी उन्हें ऑब्जर्व करना है कि खुद भी देखना है हमारी यहाँ कमियां रही, फिर उन कमियों को सुधारेंगे। ये फीडबैक के तौर पर उन्हें कमियों की अपनी जानकारी मिल जाएगी, फिर कमियों को सुधारेंगे। फिर अगली कक्षा के लिए या अगली नेक्स्ट जो सेशन होगा उसके लिए फिर अगेन प्लान किया जाएगा और फिर एक्शन। इसी प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। आप लोगों को ये समझ में आ रहा है? जी सर। तो ये प्रोसेस एक्शन रिसर्च का है कि समस्या को लेकर प्लान तैयार करना, फिर एक्शन लेना, फिर उसको ऑब्जर्व करना क्या उसका इफेक्ट रहा, क्या डेवलपिंग हुआ, फिर फीडबैक क्या है और फीडबैक के बाद क्या उसमें और चेंज करने हैं कि आपका जो पूरी तरीके से समस्या का समाधान हो चुका है। ठीक है, तो इस जगह इसी वजह से इसे सर्कुलर रिसर्च, यानी इसमें घुमाव, इसमें उधेड़ बुन, इसमें चेंजेज पूरी तरीके से हो रही हैं ये चीज, इस वजह से इसे सर्कुलर रिसर्च भी कह दिया। जिस तरीके से और अन्य रिसर्च के ज्यादातर मोस्टली स्टेप्स होते हैं वही एक्शन रिसर्च के चरण हैं, स्टेप्स हैं। स्टेप्स एग्जैक्टली लाइक एक्चुअल साइंटिफिक रिसर्च की तरह इसके स्टेप्स हैं। समस्या का चयन होगा सबसे पहले, फिर समस्या का विश्लेषण व कार्यों के लिए प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा, क्या कार्य होने हैं उस क्या प्रपोजल से, और शोध की रूपरेखा तैयार की जाएगी। योजना का चयन करना, कौन सी योजना, किस तरीके से आप इससे छुटकारा पाने जा रहे हो। डेटा कलेक्शन होगा और डेटा एनालाइजेशन होगा। कंक्लूजन और लास्ट में फिर उसका मूल्यांकन, इवेल्युएशन होगा। आप लोगों ने जरूर देखा होगा या आपके जानने वाले साथ के कुछ लोग जरूर माइक्रो टीचिंग का जो एग्जाम्पल है वो सेम इस पे पूरी तरीके से सटीक होता है एक्शन रिसर्च पे, कि वो किस तरीके से प्लान तैयार करके ले जाते हैं, लेसन प्लान, और बच्चों को पढ़ाते नहीं तो खुद स्वयं में भी पढ़ाया जाता है। साथ के बच्चे होते हैं उनके सामने प्रेजेंट किया जाता है, वो बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, वो फीडबैक देते हैं और खुद भी पता लग जाता है। जब आप टीचर होगे, पढ़ाने बैठोगे तो बहुत सारी कमियां आपको खुद अपने आप पता लग जाएंगी, यार मेरी ये कमी रही,
मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही थी, मैं बार बार एक शब्द का ज्यादा प्रयोग कर रहा था। खुद आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी अगला प्लान होगा, आप क्या करोगे, उन कमियों को रिमूव करने की कोशिश करोगे। यही होता है ना? जी सर। अब अगला आता है केस स्टडी, जिसे वैयक्तिक अध्ययन पद्धति या एकल अध्ययन पद्धति कहते हैं। केस स्टडी ज्यादातर हम अपने समाज में इसे मोस्टली देखते हैं। ये होता क्या है, प्राचीन समय में केस स्टडी का भी प्रयोग होता था। प्राचीन समय में से चली आ रही है ये केस स्टडी। होता क्या है कि इतिहासकार इस विधि का कब प्रयोग करते हैं, जब किसी के जीवन परिचय आदि के बारे में गहराई से अध्ययन करना हो और वह डाटा इकट्ठा करना हो। जैसे आज महाराणा प्रताप के विषय में जीवन परिचय देना है। आपसे किसी से मैं पूछूं कि आप आयशी जी महाराणा प्रताप का जीवन परिचय बताइए, तो आपको क्या करना होगा, महाराणा प्रताप के जन्म से जुड़ी, उनके जीवन से जुड़ी सारा डेटा इकट्ठा करना होगा। उनके बारे में, उनकी अच्छाइयां क्या रही, बुराइयां क्या रही, क्या क्या उन्होंने संघर्ष किए, हाँ, उसका क्या परिणाम रहा, ये सारी चीजें, उनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कैसे हुई, ये सारा डेटा आप इकट्ठा करोगे कि नहीं करोगे? जी सर। तो ये केस स्टडी है। ये एकल किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए कर रहे हैं, हाँ? इसीलिए ये एकल अध्ययन पद्धति में, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति किसी व्यक्ति विशेष के लिए हो रही है। ये बड़े लेवल के लिए नहीं होती है। ये आपको बता दूं, ये एक दो व्यक्ति के लिए ही होने वाली रिसर्च है। छोटे समूह पे, ज्यादा से ज्यादा 2-4 लोगों के या जिस टाइप के छोटे समूह पे होने वाली ये रिसर्च अध्ययन है। मोस्टली डॉक्टर्स, आप देखिए अगले समय में इधर आधुनिक समय में इसे केस स्टडी का प्रयोग मनोरोगी, जो सेक्रेटरीट होते हैं, जो वो क्या करते हैं, मरीज को सामने बैठा लेते हैं, उससे उसकी अध्ययन करते रहते हैं, उससे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। ऐसे ऐसे मरीज होते हैं जो कि स्वयं में सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भैया उनकी वैसे परेशानी पता नहीं लग रही, कुछ टेस्ट में आ नहीं रहा, क्या किया जाएगा, कैसे पता किया जाए कि इन्हें क्या दिक्कत है आखिर, या फिर इनकी समस्या का समाधान क्या हो सकता है। तो उनका अध्ययन करना, अपराधियों का या अनुशासनहीन व्यक्ति आदि का अध्ययन करना, ये जो है एक प्रकार का ये केस स्टडी में आता है। ठीक है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष या अन्य एकल वस्तु का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जाता है। आप ये समझ लीजिए, क्वेश्चन बनेगा कि किसी एकल वस्तु का सावधानी पूर्वक अध्ययन, या किसी वैयक्तिक व्यक्ति का या वैयक्तिक अध्ययन किस रिसर्च में किया जाता है, या किस अध्ययन में किया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? केस स्टडी मेथड। मेथड। यस। तो विंसेज एंड निंसेज जो साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि केस स्टडी क्वालिटेटिव एनालिसिस का एक रूप है। कैसा? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव, गुणात्मक का एक एनालिसिस रूप है। इसमें क्या है, आप मात्रात्मक रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं कर रहे हो। अब महाराणा प्रताप के विषय में जीवनी इकट्ठी कर रहे हो, आप उनकी जीवनी बता रहे हो, तो क्या संख्याएं यूज की जा रही हैं? उसमें क्या है, आप उनकी बुराइयां, उनकी खासियत, उनके गुणों को, अवगुणों को आदि ये सब प्रेजेंट कर रहे हो। तो इसलिए इसे किस कैटेगरी में रखा गया है, इस अध्ययन को या केस स्टडी मेथड को? क्वालिटेटिव। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से केस स्टडी मेथड को किस अध्ययन के अंतर्गत रखा जाए, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, या बोथ, या नॉन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या होगा? क्वालिटेटिव। हाँ जी। तो इसमें किसी व्यक्ति, फिर सुन लीजिए, किसी व्यक्ति, परिस्थिति या कोई संस्था का गुणात्मक विश्लेषण किया जाता है। यानी छोटे रूप में, कोई संस्था होगी तो छोटे रूप में, परिस्थिति कोई ऐसी होगी बिल्कुल छोटी, जो जिसमें गुणात्मक अध्ययन अर्थात उसकी अच्छाइयां, बुराइयां, क्या क्या उससे परेशानियां रही, ये चीजें इकट्ठी आप कर सकते हो। इस स्टडी में कभी भी क्वांटिटेटिव डाटा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, मात्रात्मक डाटा नहीं होगा। आपकी उसके पास क्वालिटीज और वैसे ही गुणों के रूप में, जैसे मैं आपके विषय में आपकी अच्छाइयों और बुराइयों का अध्ययन करूं, मैं कहूं कि जी महुआ मैडम का जो
नेचर है वो कैसा है। तो मैं क्या कहूँगा, 10 है, 20 है, ऐसे कहूँगा कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, मध्यम है, या उतना अच्छा नहीं है, या बेकार है। ऐसे ही तो बोलूंगा कि ये बोलूंगा कि 10 है कि 20 है, नहीं बोला जा सकता ना संख्या के रूप में। तो इसी तरीके से जो गुणात्मक डेटा है वही यहाँ पे काम करेगा, मात्रात्मक डेटा नहीं लिया जाता। किस मेथड में? केस स्टडी। केस स्टडी मेथड में। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केस स्टडी मेथड के जो विशेषताएं देखें तो अध्ययन की एक विशिष्ट इकाई है जिसमें किसी व्यक्ति, संस्था या परिवार, यानी छोटे लेवल पर भी आप किसी का अध्ययन कर रहे हो, ठीक है। गहन अध्ययन, इसमें क्या होता है, डीप स्टडी। भाई गहराई से ही गहन अध्ययन होगा तभी तो आप किसी के बारे में इतना बता सकते हो। महाराणा प्रताप के बारे में बताओ, ऐसे ही मैंने कह दिया, आपको कुछ पता है नहीं उनके बारे में, कब जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, उनकी जीवन वृत्तांत क्या रहा है, उन्होंने क्या कैसे जीवन संघर्ष किया या नहीं किया, क्या क्या उन्होंने अचीवमेंट हासिल की, आपको कुछ पता नहीं है। जब तक उनके विषय में डीप अध्ययन नहीं करोगे, क्या आप उनकी बारे में कुछ बता पाओगे? तो संपूर्ण अध्ययन, इसीलिए इसे कंप्लीट डीप स्टडी और कंप्लीट स्टडी भी बोलते हैं। और क्वालिटेटिव स्टडी, गुणात्मक अध्ययन, ये सारे क्वालिटी, ये सारे पॉइंट्स होंगे। निम्नलिखित में से किन बिंदुओं के अंतर्गत केस स्टडी आती है, या कौन कौन से बिंदु केस स्टडी के लिए हैं? तो डीप स्टडी, कंप्लीट स्टडी, क्वांटिटेटिव स्टडी। तो ऐसे ही छटवा करके 4-5 छटवाएगा, ऐसे करके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। कारकों का अध्ययन, जो जो कारक रहे हैं उनका अध्ययन किया जाएगा। संपूर्ण पद्धतियों का अध्ययन, इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर पूछेंगे से संबंधित आलेख पत्र, पत्रिकाओं का प्रयोग, भाई वो तो करना पड़ेगा। जो भी किसी के विषय में आपको डेटा इकट्ठा करना है तो आप आलेख पत्र, पत्रिकाएं आदि सब पढ़ने होंगे, ठीक है। ये केस स्टडी और एक्शन रिसर्च आपको समझ में आ गया है? जी सर। अभी चल रहे हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च की तरफ। सर कारकों का अध्ययन मतलब इंग्लिश में? कारक बोलते हैं, कारक का इंग्लिश है, कारकों का अध्ययन मतलब कुल मिलाकर के हम यही कह सकते हैं कि ये जो भी सामने बिंदु है या जो बिंदु आप ले रहे हो उनका अध्ययन करना है। इसमें तभी आप कुछ डेटा इकट्ठा कर पाओगे। जैसे गहन अध्ययन था, गुणात्मक अध्ययन था, संपूर्ण अध्ययन था, तो वो किसका था? कारकों का। जैसे किसी के ऊपर, जिसके आप ऊपर रिसर्च करने जा रहे हो, उसके जैसे आपको कह दिया कि वो बहुत बहादुर थे, तो बहादुरी उनका एक कारक, एक गुण हो गया। लेकिन कैसे बहादुर थे ये तो कुछ बताओगे आप उनके बारे में कि वो महाराणा प्रताप जो है अकबर से इतनी बार लड़े और उन्होंने कभी हार नहीं मानी, चाहे उन्हें घास की रोटी खानी पड़ी, कहीं पे भी रहनी पड़ी। तो यानी उनकी जो जो गुण हैं, जो जो बिंदु हैं जिन पे आप अध्ययन करोगे, डेटा इकट्ठा करोगे, वो कारक ही हैं, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च है, जिसे अनुदैर्ध्य अनुसंधान कहते हैं, इसमें होता क्या है कि एक शोध जिसमें कम या लंबे समय तक, कम होगा या लंबे समय तक एक ही चर के बार बार अवलोकन शामिल होते हैं। कोई एक चर है, किसी एक चर के बारे में, किसी एक वेरिएबल के बारे में बार बार लंबे समय तक अध्ययन किया जा रहा है, बार बार लंबे समय तक। जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च एंड केस स्टडी कम्स अंडर द लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच ऑफ रिसर्च। देखिए, हम महाराणा प्रताप की जीवन गाथा के बारे में या जीवन परिचय के बारे में दे रहे थे, तो वो तो हमने जैसे अभी तुरंत डाटा इधर उधर से इकट्ठा करके खटाक से कर लिया। लेकिन कोई लाइव डेटा आप लेना चाहो, आपको यदि आरसी जी को महुआ मैडम की जीवन परिचय लिखना है, तो उन्हें क्या करना होगा? अभी से लगना होगा महुआ मैडम की हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने के लिए। जब तक महुआ मैम का जीवन है तब तक वो उनके डेटा को इकट्ठा करती रहेंगी। तो ये जो रिसर्च है, ये केस स्टडी थी, वो इसी टाइप की लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, अर्थात जो लंबे समय तक चले। भाई जितना अगले तक का जीवन है, वो उसकी जीवनी के बारे में आप किसी के में बता रहे हो, और वो भी लाइव अध्ययन आपने करना है किसी का,
तो निश्चित है कि वो अध्ययन जब तक अगला व्यक्ति जिएगा तब तक वो चलेगा नहीं चलेगा। तो जो यहाँ पे ऐतिहासिक अनुसंधान जो है और वैयक्तिक अध्ययन दोनों ही कौन सी टाइप की अप्रोच में आते हैं? लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच में। और ये रिसर्च जो है कम या लंबे समय तक चलती है। कैसे चलती है? जैसे अभी यदि हम दूसरा एग्जांपल लें, सूर्य नमस्कार का प्रभाव देखना है आपको, आपने प्रभाव एक ही व्यक्ति पर, किसी एक ही तरह के व्यक्ति पर उसकी अलग अलग आयु के अनुसार शरीर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। अर्थात हम देखें उसे कि जब वह एक व्यक्ति 10 साल के बच्चे को करवाया और होता क्या है कि इसमें सूर्य नमस्कार एक 10 साल के बच्चे को करवाया और लगातार बूढ़े होने तक करवाते रहे। उस व्यक्ति को जब वो 10 साल का था तब शुरू कराया सूर्य नमस्कार करना, उस समय क्या इफेक्ट रहा, फिर 20 साल पे उसका क्या इफेक्ट रह रहा है, बूढ़े तक उसको कराते रहे और अलग अलग साल का उसका डेटा इकट्ठे करते रहे, क्या क्या प्रभाव देखने को मिलना है। तो आप सोचिए जो बच्चा 10 साल का था बूढ़े होने तक लगभग कम से कम आजकल जो नॉर्मल जो मानी जाती है, हालांकि उतना जी नहीं रहे लोग, 100 साल लेके चला जाए तो उसे से 90 साल और इसी चीज पे अध्ययन करना होगा। तो इस टाइप की रिसर्च कितनी लंबी रिसर्च होती है, अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, आप समझ रहे हो। तो इसलिए कभी भी ऐसी रिसर्च को हाथ नहीं टच करना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। पता लगे जीवन लेकर जाए लेकिन रिसर्च पूरी ना हो, इसमें कई साल लगेंगे रिसर्च कंप्लीट होने में। जैसे किसी कंपनी में किसी नई चीज को ऐड किया गया है, कोई नई चीज नया प्रोडक्ट ऐड किया गया है किसी कंपनी में, अब उसको 10 साल तक उसका प्रभाव ऑब्जर्व करना है कि उसका क्या प्रभाव रह रहा है, उसकी सेल पे क्या इफेक्ट रह रहा है, वो कितना बिक रहा है, किन किन सालों में कितना बिका, या फिर निरंतर उस हर एक साल में उसकी बिक्री की जो ग्रोथ है वो बढ़ती गई या किन्हीं सालों में घटी, या 10 साल बाद उसकी आज क्या स्थिति है। ठीक है, इस टाइप के जो अध्ययन रहते हैं वो किस टाइप की रिसर्च के अंतर्गत आते हैं? लॉन्गिट्यूडल, जो लंबी रिसर्च होती है सर, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च की। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया है? अभी समय आज हमारे पास पर्याप्त है, यदि ज्यादा नहीं हो रहा हो तो हम और आगे बढ़ें, नहीं तो इससे ऊपर से जुड़ी यदि किसी की भी डाउट्स हैं तो आप चर्चा कर लीजिए। अभी तो समय काफी है, फिर भी अपने पास करना होगा, बढ़ाएंगे। तो ज्यादा तो नहीं हो रहा ना, समझ में आ रहा है जितना पढ़ाया गया आपको? यस सर। ठीक है, तो आगे और थोड़ा पढ़ते हैं, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च को देखते हैं। जो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है इसमें होता क्या है कि इस शोध में एक साथ कई ग्रुप्स को ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे आप रिसर्च करने जा रहे हो, बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, उनको अलग अलग ग्रुप्स को, कई ग्रुप्स को एक साथ ऑब्जर्व किया जा रहा है और फिर क्या हो रहा है, किसी उपयुक्त निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है। कोई एक क्या निष्कर्ष निकला सारे ग्रुप्स को ऑब्जर्व करने के बाद, इसे क्रॉस सेक्शनल रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड सर्वे जो थी वो इसके अंतर्गत आती है। किसके? क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के अंतर्गत, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड सर्वे रिसर्च। और हिस्टोरिकल रिसर्च और केस स्टडी किसके अंतर्गत आई थी? लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च अप्रोच के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल और सर्वे जो हैं वो एग्जाम्पल हैं क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के। अब कैसे इसमें होता क्या है, जैसे सूर्य नमस्कार का प्रभाव 10 वर्ष के बच्चों में, लड़के अलग एक समूह बना दिया, लड़कियों का बना दिया एक समूह, एक थर्ड जेंडर किन्नरों का बना दिया, और एक समूह भारतीय लोगों का, एक समूह अमेरिकन का,
बना दिया, अनेकों ग्रुप बनाए जाते हैं, इसमें बहुत सारे ग्रुप बना दिए, ठीक है। और सभी का अलग अलग अध्ययन किया जा रहा है कि किस ग्रुप पे सूर्य नमस्कार का इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप की जो रिसर्च रहती है वो कौन सी रिसर्च होती है? क्रॉस क्रॉस सेक्शनल। सर इसे लैटिट्यूड या फिर शॉर्ट टर्म वाले रिसर्च टाइप का वर्ड दे सकते हैं फिर? इसमें जैसे आगे देखें तो क्रॉस क्रॉस सेक्शनल सेक्शन। रिसर्च में रिसर्चर को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। भाई अधिक मेहनत आप बताइए करनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी? उसने इतने सारे ग्रुप्स बना रखे हैं अलग अलग, उनका अलग अलग डेटा कलेक्ट करना है, फिर एनालाइज अलग अलग करना है, फिर कंपैरेटिव स्टडी करनी है। तो इसमें अधिक मेहनत रिसर्चर को करनी होगी और उसके साथ साथ धन और समय भी अधिक खर्च होगा। भाई अमेरिका का एक ग्रुप बनाया है आपने, तो वहां आप जाओगे, कैसे उनका डाटा लोगे? अलग भारतीयों का है, लड़कों को इकट्ठा करना होगा, लड़कियों को करना होगा, थर्ड जेंडरों का करना होगा, है। तो इस तरीके से इसमें मेहनत, धन और समय तीनों ही अधिक लगते हैं। किस रिसर्च में? क्रॉस सेक्शनल में। यस। परंतु इस रिसर्च की विश्वसनीयता अधिक होती है। भाई विश्वसनीयता होनी भी चाहिए, क्योंकि जो इतना समय ले रही है, जो चीज इतना पैसा खर्च हो रहा है उस पर, इतनी मेहनत जिस चीज में लग रही है, तो वो रिलायबल तो स्वाभाविक है कि वो ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें अलग अलग अनेकों ग्रुपों का अध्ययन किया जाता है और रिजल्ट ज्यादा बेहतर आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है कैजुअल रिसर्च, आकस्मिक अनुसंधान। इसमें क्या रहता है? कैजुअल रिसर्च कैन बी डिफाइंड एज ए research method that is used to determine the cause and effect, कारण और प्रभाव को जानने के लिए, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो चरों में क्या कारण रहा और क्या उसका प्रभाव है, कॉज एंड इफेक्ट जानने के लिए जो रिसर्च प्रयोग की जाती है वो कैजुअल रिसर्च है, ठीक है। द रिसर्च is used mainly to identify the cause of event behavior, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च भी कहते हैं। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च ऊपर क्या थी, इसमें क्या था बताया गया था ऊपर, व्याख्यात्मक अनुसंधान जो था, ठीक है। तो इस रिसर्च को इसको कैजुअल रिसर्च को व्याख्यात्मक अनुसंधान भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, इसमें कॉज एंड इफेक्ट को जाना जा रहा है। देखिए ये स्टार बने हुए हैं जहाँ जहाँ वो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनका आप जरूर ध्यान रखें। ये ऐसे ही क्वेश्चंस यहीं से बन जाते हैं और फिर आपको ध्यान से उन्हें याद रखना और उनका जवाब देना, ठीक है। तो इसमें किस कारण और प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इस अनुसंधान में इंसिडेंट पहले हो चुका है, इसीलिए इफेक्ट अर्थात प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल को देखते हुए जो प्रभाव है, घटना तो घट गई पहले, अब जो घटना घट गई, क्योंकि उसमें भी व्याख्यात्मक क्या होता है, उसमें घटना घट चुकी होती है, उसकी व्याख्या करनी होती है, उसमें डेटा इकट्ठा करके उसके बारे में वर्णन करना होता है हमें। इसी तरीके से इसमें क्या है, इंसिडेंट इसमें भी हो चुका है, तो प्रभाव जो दिख रहा है, जो मकान टूटा पड़ा है वो प्रभाव है किसका, जो भूकंप आया था उसका। तो वो जो प्रभाव है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को देखते हुए, उसे देखते हुए इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉज यानी उसका कारण पता करना है कि जो भूकंप आया वो क्यों आया, ठीक है। कैजुअल रिसर्च जो है उसमें भी अधिक श्रम व्यय लगता है, इसीलिए इसे कम किया जाता है। इसे भी आप चूज मत करना कि मैं कैजुअल रिसर्च करूं, क्योंकि इसमें भी समय अधिक लगेगा, पैसा अधिक लगेगा, ठीक है। सदैव रिसर्चर को चाहिए कि वो ऐसी रिसर्च ले कि उसकी कम पैसों में, कम समय में वो पूर्ण हो जाए। कोई भी ऐसी रिसर्च ना ले लें कि वो पूरी ही ना हो पाए,
एग्जाम्पल ऑफ कैजुअल रिसर्च देखें। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन हार्ट रेट। जो हृदय की गति है उस पर एक्सरसाइज का क्या प्रभाव है। ये कारण और प्रभाव। प्रभाव हृदय की गति और कारण एक्सरसाइज, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन देखना है, कॉज एंड इफेक्ट देखना है। इस टाइप के ये जो एग्जांपल लेते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया है? यस सर। देखिए, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करोगे। आपको नोट्स दे दिया जा रहा है और ये भी सेंड कर दिया जाएगा, आप पे होगा भी। आप खुद स्वयं ज़्यादा से ज़्यादा और पढ़िए, और जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, जो शॉर्ट नोट्स पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उन्हें आप राइट डाउन करिए और उन्हें उस रिसर्च के बारे में रिलेट करके याद करिए। तब जाकर के आप इसका फ़ायदा उठा पाओगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा परिभाषाएं थोड़ा समझ के या कुछ समय के लिए समझ के, इससे उतना आप परिपक्व नहीं हो पाओगे। तो आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पे क्विजिंग करें, आप क्विज तैयार करिए और फिर उसके बाद आप अब अपने शॉर्ट नोट्स भी साथ साथ बनाते जाइए। ठीक है? जी सर। आगे और पढ़ें। यस सर। देखिए, फिर आता है डेवलपमेंट रिसर्च। ये सब ना है रिसर्च ही, थोड़े थोड़े अलग अलग, जैसा कि नामों से हमें पता लग जाता है। विकासात्मक अनुसंधान होता क्या है कि नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार, जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है उसके अनुसार होता क्या है कि फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च के अलावा डेवलपमेंट रिसर्च भी होती है। इसे भी रिसर्च की संज्ञा दी गई है। ठीक है, जो कि बालकों के विकास से संबंधित है, कि बच्चों का विकास कैसे हो रहा है। आजकल जो बच्चों की ग्रोथ चेक की जाती है बाल विकास मंत्रालय आदि के द्वारा, ये डेवलपमेंट रिसर्च का अध्ययन होता है, वो अध्ययन करते हैं बच्चों के ऊपर। ठीक है, तो इस टाइप का बस आप ये समझ लीजिए। इतनी सारी रिसर्च वैसे आएंगी नहीं, ज़्यादातर शुरू की जो मुख्य रिसर्च हैं उनके बारे में समझिए, और थोड़ा थोड़ा की पॉइंट्स के रूप में आप इनके बारे में भी जान लीजिए कि ये भी रिसर्च होते हैं। ठीक है, अब आती है फिलोसॉफिकल रिसर्च, जिसे दार्शनिक अनुसंधान कहते हैं। फिलोसॉफिकल रिसर्च, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि होता क्या है, ये कॉन्सेप्चुअल रिसर्च जो ऊपर बात आई थी कि कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो दार्शनिक लोग भी कॉन्सेप्ट पे ही काम करते हैं। तो ये जो है, जैसा कॉन्सेप्चुअल रिसर्च जो थी वो भी वही, जैसे विचारों पे और कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है, उसी तरीके से ये रिसर्च भी होती है। दर्शन शास्त्र के ग्रंथों का अध्ययन करते हुए नवीन ज्ञान की खोज करना ही दार्शनिक अनुसंधान कहलाता है। जो दर्शन शास्त्र हैं उनका आप अध्ययन करो, और उनके अध्ययन करने के बाद जो कुछ नया ज्ञान प्राप्त जो हो रहा है, उस टाइप के ज्ञान को क्या कहते हैं, दार्शनिक अनुसंधान। ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा ये बस इतना समझ लेना है, ज़्यादा गहराई से नहीं, क्योंकि मोस्टली इन रिसर्चों में से कोई सी भी रिसर्च ज़्यादातर आप लोग फॉलो नहीं करोगे। जो भी लोग आप ऊपर के जो मेन रिसर्च जिनकी चर्चा हुई थी, बाकी आप नाम जरूर समझ लीजिए, थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। अगली आती है साइकोलॉजिकल रिसर्च। ठीक है, और साइकोलॉजिकल रिसर्च अर्थात जैसा कि मनोवैज्ञानिक अनुसंधान, इसमें होता क्या है, साइकोलॉजी से संबंधित रिसर्च को साइकोलॉजिकल रिसर्च कहते हैं। बिल्कुल, इतनी बात तो कोई भी कह सकता है। और साइकोलॉजी का क्या मतलब होता है, तो साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के साइकी और लोगस से होती है। तो साइकी का मतलब होता है आत्मा या चेतना, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। तो आत्मा या चेतना का अध्ययन। इस प्रकार आत्मा या चेतना के अध्ययन का विज्ञान मनोविज्ञान कहलाता है, हम सभी जानते हैं। अब होता क्या है, इस रिसर्च के अंतर्गत मनुष्य के व्यवहार से संबंधित, यहाँ देखिए मुख्य बिंदु यही है, व्यवहार से संबंधित विभिन्न मानसिक क्रियाएं, जैसे बुद्धि, उसकी बुद्धि के बारे में आपको अध्ययन करना है, चिंतन
कैसी उसकी थिंकिंग है, अधिगम वो कैसा सीखता है, रुचि क्या है उसकी, समायोजन कैसा करता है, आदि का समावेश होता है। ये सारी चीजें जिस रिसर्च में अध्ययन की जाती है किसी व्यक्ति विशेष की, वो किस टाइप की रिसर्च कही जाती है? किस टाइप की रिसर्च कही जाती है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकल रिसर्च। तो जर्मनी के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। ये आप स्टार पॉइंट है। आप प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की? जर्मनी के साइंटिस्ट विलियम वुंट ने। ठीक है, और इन्हीं को फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी विलियम वुंट, किसको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी? विलियम वॉन्ट। विलियम वुंट। आप ये याद कर लीजिए। आज टाइप ऑफ रिसर्च हमने पूरे कर लिए हैं। आगे से अनुसंधान के स्टेप्स को, जैसे शोध समस्या क्या है, परिकल्पना क्या है, इन बिंदुओं को हम अगली कक्षा से समझेंगे। आज जो भी टाइप्स ऑफ रिसर्च थे उन पे हमने विस्तृत चर्चा कर ली है। मुझे आशा है कि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं तो जिन जिन साधकों का जो जो डाउट है अभी आप पुनः चर्चा कर लीजिए। नहीं तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चनिंग रखते हैं। सभी को सब क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं तो पूछना है तो आप पूछ लीजिए। आज की रिसर्च से जुड़े या जो भी पढ़ा हमने उससे जुड़े क्वेश्चंस करें, आप लोग मैसेज करिए। करिए, सभी करिए, केवल सोनिया मैम को ही क्वेश्चनिंग करनी है क्या भाई? बाकी लोग नहीं इंटरेस्टेड क्या? कम होने लगे, एक तो ऑलरेडी व्यक्ति है नहीं। अब रुकना बहुत जरूरी है क्विजिंग में। सर्कुलर रिसर्च के नाम से किस रिसर्च को जाना जाता है? वेरी गुड, करिए, सभी टाइप करिए। एक्शन रिसर्च के स्टेप्स को क्या विधि प्रयोग की जाती है? उसमें मेनली जो 4 बिंदु हैं उनको टाइप करिए। कौन कौन सी, क्या क्या, कैसे शुरुआत की जाती है और फिर किस तरीके से एक्शन रिसर्च की जाती है। सारे टाइप करने की कोशिश। और महुआ पाल मैम, आप बताइए कौन कौन से, कैसे कैसे? बहुत बढ़िया। पहले शिखा सर प्लानिंग किया जाता है, पहले प्रॉब्लम की जो जांच, माने प्रॉब्लम डिटेक्ट किया जाता है, फिर प्लानिंग किया जाता है, फिर हम्म, उसके ऊपर एक्ट किया जाता है। हम्म, और वहाँ पे जब आप रिसर्च का सोचते हैं कि आप कैसे रिसर्च करेंगे, एंड वहाँ पे ऑब्जर्वर रहता है, वो आपको नोटिस करते हैं एंड फिर आपको फीडबैक देते हैं जो रिफ्लेक्ट, फिर उसके बाद आप फिर से उसी इस पे काम करते हो। रिप्लान किया जाता है और फिर रिप्लान के बाद फिर एक्शन। बाकी ऑब्जर्वर ना भी हो तो आप खुद भी ऑब्जर्व करना होता है, खुद भी हमें ऑब्जर्व करना है। एक लेसन प्लान तैयार कर लिया, हम प्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं है कोई ऑब्जर्वर, या फिर ऐसी जगह हम शीशे के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, या बच्चे तो हैं लेकिन हमारी ही क्लास के, तो वो बताएंगे, हालांकि वो इसलिए बिठा जाते हैं, पर खुद भी ऑब्जर्व किया जाता है कि मेरी ये कमियां नहीं, मैं नेक्स्ट अगली प्लान में इन कमियों को दूर करके करूं। तो जो एक्शन रिसर्च पे सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने काम किया, आप वो नेम टाइप करिए। कौन से वैज्ञानिक थे
जिन्होंने इस वेरी गुड, वो हाँ कर्ल नहीं है, कर्ट, कर्ट, KURT, हाँ कर्ट, वेरी गुड। चलिए, किस ईयर में इन्होंने सबसे पहले इस पे काम किया? 1940, वेरी गुड। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा टाइप करिए, क्वेश्चनिंग करना बहुत जरूरी है, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर माना जाएगा कि हाँ वास्तव में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। ठीक है, इमीडिएट प्रॉब्लम, तत्काल समस्या का समाधान के लिए कौन सी रिसर्च की जाती है? एक्शन लीजिए, कोई ऐसी समस्या आ गई सामने, आप एक्शन लीजिए, क्या करोगे? अचानक चोट चढ़ के आ गए आपके ऊपर, डाकू आ गए घर पे, आप क्या एक्शन लोगे? क्विक एक्शन। तो इमीडिएट प्रॉब्लम को समाधान के लिए जो साइंटिफिक स्टेप हैं वही सारे स्टेप इसमें यूज होते हैं कि सोच समस्या का चयन होगा, उसका विश्लेषण होगा और प्रस्ताव पर विचार होगा, शोध की रूपरेखा, उसको तो जरूरी नहीं। अब कौन सी अध्ययन पद्धति है जो वैयक्तिक रूप के लिए या एकल पद्धति के नाम से जाना जाती है? वेरी गुड। किस पद्धति में छोटे रूप में किसी व्यक्ति विशेष, परिवार या किसी समाज के का अध्ययन किया जाता है? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है आपका, जो मनोरोगी या मनो डॉक्टर्स जो होते हैं वो कौन सी पद्धति का प्रयोग करते हैं? बहुत बढ़िया। इसमें मेनली किस टाइप का डाटा, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव डाटा, कैसा डाटा इकट्ठा किया जाता है? आप एक मिनट टाइप करिए। वेरी गुड। तो किस अध्ययन में, आप बताइए, इसकी खासियत बताइए, क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केस स्टडी, IUCC, आप बताइए क्या क्या होता है इसमें, क्या करना रहता है? सर एक्चुअली बीच में वाईफाई मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैं पूरा सुन नहीं पाई आज। अच्छा, मानसी जी आप बताइए माइक खोल के। सोनिया जी वेरी गुड, जी सर, बताइए। इसमें इसमें इंडिविजुअल स्टडी होती है और डीप स्टडी होती है, कंप्लीट स्टडी होती है, और इसमें हम फैक्टर्स को जान लेते हैं, जो हमने कारकों को समझना बोला है वो फैक्टर्स क्या है वो, और पूरे तरीके से इसका अध्ययन करते हैं, जैसे कि इंटरव्यू होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उससे पूरा इसका
हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यस। तो अगर हम आगे चलें तो जो लंबे समय तक चलने वाली रिसर्च, जो कि एक बहुत लंबा समय तक जाने वाली रिसर्च, कौन सी रिसर्च होती है? एक ही चर का जिसमें एक लंबे समय तक अवलोकन किया जाता है। वेरी गुड, सभी अच्छे से टाइप कर रहे हैं। जो हिस्टोरिकल रिसर्च है और जो केस स्टडी है, कि किस अप्रोच के अंतर्गत आती है? एक्शन, लॉन्गिट्यूड, क्रॉस सेक्शनल, किसके अंतर्गत आती है? आइए दीपक जी, स्वागत है आपका, बहुत जल्दी आए आप। बहुत बढ़िया, आगे चलिए। किस रिसर्च में कई सारे ग्रुप्स बना करके उनका अध्ययन किया जाता है? कई सारे ग्रुप्स बनाए जाते हैं और उन ग्रुप्स का अध्ययन, अलग अलग अध्ययन किया जाता है, वो कौन सी रिसर्च है? वेरी गुड। और जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और सर्वे मेथड है, वो मोस्टली किस रिसर्च के अंतर्गत आता है? किस अप्रोच के अंतर्गत रखा जाए? क्रॉस सेक्शन, बहुत बढ़िया। कॉज एंड इफेक्ट जानने के लिए किस रिसर्च का प्रयोग किया जाए? कारण और प्रभाव, डॉलीराज सिंह, डॉलीराज। सर कैजुअल रिसर्च। यस, और कैजुअल रिसर्च मोस्टली किस रिसर्च के अंतर्गत, या इसे किसी दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, और वो नाम है? बताइए, देखिए सभी टाइप कर रहे हैं अच्छे से। कुंज बिहारी जी भी आ गए हैं। अभी नए नए साथीगण आ रहे हैं, मुझे लगता है अगली कक्षा के लिए आ रहे हैं। रिसर्च नहीं पढ़ना आप लोगों को। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, ठीक है, आगे चलते हैं। जो बालकों का विकास के अध्ययन, बालकों के विकास के अध्ययन से जुड़ी जो रिसर्च है, वो कौन सी रिसर्च है? और बढ़िया, दर्शन शास्त्र का अध्ययन किस रिसर्च के अंतर्गत आता है? मनीता योगा एयर बताएंगे, दर्शन शास्त्र से जुड़ी रिसर्च किस टाइप की रिसर्च कही जाती है? फिजिकोलॉजिकल सर। किसी व्यक्ति के व्यवहार से जुड़ा हुआ अध्ययन या रिसर्च कौन सी रिसर्च के अंतर्गत आएगा?
वेरी गुड। जो साइकोलॉजी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, कौन सी भाषा से लिया गया है? राधिका मैम बताइए माइक खोल के। ग्रीक भाषा से लिया गया है सर। हाँ, ग्रीक भाषा के अब दो शब्दों से मिलकर, वो कौन कौन सी दो शब्द हैं जिनसे मिलकर साइकोलॉजी शब्द बना है? बहुत बढ़िया महुआ मैम। प्लस बहुत बढ़िया। यहाँ पर नोरा मैम बताइए, नोरा निशा और बाकी सब टाइप करिए, साइकी का क्या मतलब है? सर आत्मा। आत्मा या चेतना, ये कहें। अब लोगस का क्या अर्थ होगा? पांडे जी बबन बताएंगे। बबन जी आप बताइए लोगस का क्या तात्पर्य है? अध्ययन करना। क्या अध्ययन करना। नहीं आया? हाँ जी, हेलो। हाँ जी भ्राताश्री, अध्ययन करना। अध्ययन। स्टडी जी। आज अगली कक्षा नहीं है ना? हाँ जी है तो। है सर मैसेज कर। निगम मैम की कक्षा है क्या? नहीं सर, एक्चुअली रिवीजन है आज योग उपनिषद का। मानसी मैम का है। ओके, चलो थोड़ा सा समय और ले रहे हैं, क्विजिंग में करना जरूरी है। किस रिसर्च के अंतर्गत बुद्धि, चिंतन, अधिगम, रुचि आदि पे काम किया जाता है? जो मानसिक एक्टिविटी है ये सब साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंतर्गत जाता है। वेरी गुड। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कौन से साइंटिस्ट ने स्थापित की? सभी लोग टाइप करिए और शिखा वारस्कर जी इसका नाम बताएंगे। मनोज पाल जी आगे महोदय आप बताइए। मनोज जी, हाँ शिखा वारस्कर बताइए। आप खोलिए माइक, जल्दी खोला करो। नहीं बता रहे? फादर ऑफ द साइकोलॉजी मॉडर्न, वो भी मॉडर्न साइकोलॉजी, नॉट साइकोलॉजी कहेंगे, मॉडर्न साइकोलॉजी। हाँ जी महुआ मैम। विलियम वुंड। विलियम वुड, वेरी गुड। चलिए सभी का धन्यवाद। आज का अध्ययन यहाँ तक रहा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में पढ़िए और उनके हाईलाइटेड पॉइंट और जो की पॉइंट्स हैं उन्हें इकट्ठे करते रहिए और शॉर्ट नोट्स के रूप में आप लिखते रहिए, जिससे एग्जाम से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर पाओ और आंसर कर पाओ। ठीक है, अगली कक्षा में हम लोग स्टेप्स ऑफ रिसर्च को विस्तार से पढ़ेंगे। अभी टाइप्स ऑफ रिसर्च हम लोगों ने पूरे कर लिए। हाँ जी वनीता जी। सर आपने वो पीडीएफ शेयर कर दी है इसके नोट्स की रिसर्च? ये वाली मैं भेज दूंगा। एक्चुअली मैं जो पीपीटी नहीं बना पाया था, जितनी पीपीटी बनाई थी वो पहली वाली मैंने दे दी है आपको। बाकी ये पीडीएफ यहाँ तक है आप लोगों पे होगी, नहीं है तो फिर भी आपको दोबारा दे दी जाएगी। ठीक है सर, एक बार जो आपने शेयर की थी वो पीपीटी, उसका एक बार आप पिन कर देंगे सर? मैं एक वीक के बाद जुड़ी, मैं कहीं बाहर थी सर, तो एक बार कुछ छूट रहा है उसमें? नहीं सर, वो मैंने पढ़ा नहीं है सर। वो एक बार मैं उसका देखूं, क्योंकि मैं बाहर थी सर, मैं क्लास ले नहीं पाई थी एक वीक से, तो मैं उसको देख लूंगी। मुझे वो मैसेज मिल नहीं रहा सर, आपने कब शेयर किया? वो तो हैंड रिटन वाली है ये, वैसी पीपीटी आपने देखा है? ये वाली है, अभी दिख रहा है? हाँ सर। सर मैंने पहले वाली भी नहीं देखी सर, वो भी एक बार आप पिन कर देते मैसेज को तो थोड़ा हेल्प हो आप जाती। फर्स्ट टाइम जुड़े हो कक्षा में क्या? नहीं सर, मैं एक वीक के बाद जुड़ी हूँ सर। अब मैंने एक दो क्लासेस ली थी सर मैंने आपकी, फिर मैं कहीं बाहर चली गई थी सर। दूसरी तो आपकी ये थी, ये
सर ये ये कर दी थी सर आपने ग्रुप में शेयर ये? हाँ, ये ग्रुप में भेज दी गई है। बाकी ये दूसरी वाली आपको दे दी जाएगी। ठीक है सर, मैं उसको देख लूंगी, ग्रुप में देख लूंगी सर मैं। हाँ, ग्रुप में धन्यवाद देख सर। लीजिए, नहीं तो आपस में शेयर करवा लेना, वो मैसेज डाल देना किसी को। और जी ये जी वाली सर। जो अभी ये वाली आपको दे दी जाएगी दोबारा, तो जी आप सर। लोग इससे और वैसे की पॉइंट्स बनाइए और तैयारी करिए। ठीक है, चलिए बने जी सर, रहिए इसी धन्यवाद। कक्षा में। थैंक यू सर। थैंक यू धन्यवाद। सर। थैंक यू सर। सॉरी सर, आज आपकी क्लास नहीं ले पाई मैं। आप ही नहीं, कई लोग नहीं ले पाए, मुझे लगा